Hello everyone, welcome to the today's session of the editorial. So, how are you all? Hope you guys are doing well. So, let's begin with our class. Let me give you an overview of the today's session. So, today we will discuss, of course, we'll discuss the article. Here is the title of the article. Then I have also translated the entire article in Hindi also. So, if you are having any problem in understanding anything in English, you can read it here and इन्फर इट. ठीक है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी यू कैन इन्फर इट फ्रॉम ईयर. सो आपको कोई भी दिक्कत हो रही है इंग्लिश में पढ़ने में तो आप यहाँ से हिंदी में पढ़ के भी उस चीज़ को समझ सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट स्लाइड है हिंदी के ट्रांसलेशन का. ये रहा आपका सेकेंड स्लाइड. तो इन दोनों स्लाइड्स में मैंने पूरा आर्टिकल ट्रांसलेट करके रखा है. ओके, देन ऑफ कोर्स हम वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे. पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, आर्टिकल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट करना है वो पढ़ेंगे. जहाँ पे भी रेड कलर होगा ब्रेक देंगे, जहाँ पे भी पर्पल होगा वहाँ पे हम ग्रामर के एक रूल को पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी पर्पल है तो यहाँ पे एक ग्रामर का रूल पढ़ेंगे. रेड है तो यहाँ पे हम ब्रेक दे के पढ़ेंगे. ठीक है, तो ऐसे अच्छे से हम पढ़ेंगे. फिर आपका वोकैबुलरी टेस्ट होगा. फिर मैं आपको एक ऐसे का टॉपिक भी दूंगा. सो दिस विल बी योर सो दिस इज़ योर ओवरव्यू. ठीक है, ये आपके सेशन का ओवरव्यू है. सो लेट्स बिगिन. ठीक है, ओके. सो व्हाट डज द टाइटल सेज, क्या कहता है आज का टाइटल. सो इट सेज कैपिटल कंट्री. देखो कैपिटल का यहाँ पे मतलब वो नहीं है जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो बिजनेस है, वो नहीं है. यहाँ पे जो स्टेट और कंट्री का कैपिटल होता है ना उसकी बात की गई है. तो राजधानी, बेसिकली राजधानी. तो कंट्री, देखो कंट्री का मतलब क्या होता है. Quandary is a state of not being able to decide what to do in a difficult situation. तो जहाँ पे आप एक कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो, आपके लिए कोई भी एक सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है तो वो आपके लिए कॉन्ड्री है. और देखो क्वेस्ट भी आगे आपका वर्ड आएगा टाइटल में, तो वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ. अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड. तो आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय से चाह रहे हो पर वो आपको मिल नहीं रही है तब, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्वेस्ट. तो ये दोनों वर्ड्स आपके टाइटल में यूज़ हुए हैं. ओके, सो कैपिटल कॉन्ड्री, तो कैपिटल के ऊपर जो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है, हमारी जो कैपिटल है दिल्ली, उसके ऊपर जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है उस पर आज का आर्टिकल है. ठीक है, तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन पे ये आर्टिकल है. ऑन पॉलिटिक्स एंड दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. तो जो भी पॉलिटिकली चीज़ें चल रही हैं दिल्ली में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना इज़ रूल करना और ऑटोनॉमी इज़ फ्रीडम. तो रूल करने पे जो भी आपको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, रूल करने के लिए जो आपको फ्रीडम चाहिए उसके ऊपर आज का आर्टिकल है. ठीक है, जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है दिल्ली की और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में एक टसल चल रहा है, एक फ़ाइट सी चल रही है. ठीक है, तो हमने पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा था हिंदू एडिटोरियल के कि कैसे सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई थी कि किसके पास पावर्स होनी चाहिए. तो उसके ही रिगार्डिंग, मतलब उसके पहलू से ही रिलेटेड आज का आर्टिकल है. ठीक है, दिल्लीज क्वेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज़ होस्टेज टू द भारतीय जनता पार्टी एंड आम आदमी पार्टी राइवलरी. ठीक है, तो दिल्ली का जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट इज़ जो वो चाहते हैं कि उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिल जाए, कि जो दिल्ली के जो दिल्ली को जो भी रिप्रेजेंट करेंगे उनके एमएलएज हैं जो भी हैं. ठीक है, मतलब जो दिल्ली पे रूल कर रहे हैं उनको जो फ्रीडम मिल जाए. तो ये चीज़ जो दिल्ली चाहती है कि हमें ऑटोनॉमी मिले, तो ये ऑटोनॉमी ना फंस के रह गई है. हॉस्टेज मतलब एक तरीके से फंस के रह गई है किनके बीच में, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो राइवलरी चल रही है उसमें वो बंधक की तरह फंस के रह गई है. ठीक है, प्रशासनिक स्वायत्तता की दिल्ली की तलाश भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच की प्रतिद्वंद्विता में बंधक बनकर रह गई है. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड कि जो दिल्ली का क्वेस्ट है कि उन्हें ऑटोनॉमी मिल जाए एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो फंस के रह गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के राइवलरी में. ठीक है,
तो कॉन्ड्रे और क्वेस्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। ओवरसाइट का मतलब होता है समथिंग दैट डू नॉट नोटिस, जिस चीज़ को आप इग्नोर करते हो, ऊपर ऊपर से देखते हो, इग्नोर करते जाते हो, तो आप उसे ओवरसाइट कर रहे हो। परपोर्टेडली का मतलब होता है एज अपीयर्स इट और स्टेटेड टू बी ट्रू दो नॉट नेसेसरीली सो। ठीक है, मतलब जो ऊपर ऊपर से लगता है कि ये सही है पर वो सही नहीं है। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑस्टेंसिबली। ठीक है, मतलब जो ऊपर ऊपर से सही लगता है पर वो होता नहीं है। ठीक है, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है एग्जाम्शन फ्रॉम अ रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट। तो किसी भी रूल से आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है तो वो आप वहाँ से डिस्पेंस हो जाते हो। एक्सीजेंसी का मतलब होता है अर्जेंसी। ठीक है, डिसफ्रेंचाइज्ड का मतलब होता है टू टेक अवे समबडीज राइट्स। तो किसी के भी आप राइट्स को, किसी के भी हकों को आप छीन लेते हो, आप वापस ले लेते हो, तो उसे कहते हैं डिसफ्रेंचाइज करना। स्पेशली देयर राइट टू वोट। तो ये किस केस में होता है, जब आप किसी के वोट करने का राइट छीन लेते हो, इलेक्शंस में वोट करने का राइट, स्पेशली तब ये यूज़ होता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपके सिविक्स या फिर पॉलिटिक्स में, कि जो 18 ईयर्स के ऊपर हैं उन्हें वोट देने का राइट मिलता है। तो वो आप जब राइट छीन लेते हो तो उसी से ही, उसी अडल्ट फ्रेंचाइज से वर्ड ये यूज़ हुआ है डिसएनफ्रेंचाइज्ड। ठीक है, मतलब आप वोट करने का राइट आप छीन ले रहे हो। वोटरी का मतलब होता है अ डिवोटेड फॉलोअर, अधेरेंट और एडवोकेट ऑफ समवन और समथिंग। तो कोई भी पर्सन किसी भी एक बात को या फिर किसी भी पर्सन को बहुत डेडिकेशन के साथ फॉलो करता है, हम कहते हैं ना कट्टरवादी तरीके से ये फॉलो करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वोटरी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवेंशलिज्म। प्रोवेंशलिज्म का मतलब होता है कंसर्न फॉर वंस ओन एरिया और रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, तो पूरे नेशन की जो यूनिटी है, ठीक है, जो एकता है नेशन की, उसको आप दांव पे लगा देते हो अपने एरिया के फ़ायदे के लिए। ठीक है, मतलब पूरा देश की यूनिटी, पूरे देश का सवाल जो उठता है वो भाड़ में जाए, बस हमारी एरिया डेवलप कर जाए, हम आगे बढ़ जाएं, उस चीज़ को देखना, अपना शहर देखना, सिर्फ अपना ही शहर देखना इज़ प्रोवेंशलिज्म। बाकी पूरी कंट्री के भाड़ में हमारा रीजन डेवलप करना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोवेंशलिज्म। सो लेट्स रीड द आर्टिकल नाउ। देखो यहाँ पे जहाँ पे भी ग्रीन है वहाँ पे आपको कनेक्ट करके पढ़ना है। कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द सेंटर हैज़ ओवरटर्न। तो ये हैज़ किसके लिए लिखा है, इस ओवरटर्न के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ये भी एक तरीके से आपका ग्रामर का रूल है। तो ये जो हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका इस ओवरटर्न के लिए लिखा है। ठीक है, तो द सेंटर हैज़ ओवरटर्न्ड थ्रू एन ऑर्डिनेंस। क्या ओवरटर्न करना, इस पूरा पलट देना। ठीक है, अब जो सिचुएशन है उससे बिल्कुल विपरीत कर देना इज़ ओवरटर्न करना। तो किस चीज़ को सेंटर ने ओवरटर्न कर दिया, अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। कैसे उन्होंने ओवरटर्न कर दिया, थ्रू एन ऑर्डिनेंस। तो एक ऑर्डिनेंस वो गवर्नमेंट लेके आ गए। तो ऑर्डिनेंस का बेसिकली मतलब होता है, तो ऑर्डिनेंस का मतलब होता है रूल। ठीक है, एक नया लेजिस्लेचर, कोई भी एक नया कानून लाना इज़ ऑर्डिनेंस लाना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसको पूरा पलट दिया गवर्नमेंट ने। कैसे पलट दिया, एक ऑर्डिनेंस लाके, एक नया रूल लाके उन्होंने पलट दिया। कौन सी जजमेंट को उन्होंने पलट दी, जो मई 11 पे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उस जजमेंट में क्या कहा, दैट हेल्ड, मतलब उस जजमेंट में ये कहा गया था कि दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मतलब जिनको जनता चुन के लाई है, जिस गवर्नमेंट को, दिल्ली की जो गवर्नमेंट को जनता चुन के लाई है, उस गवर्नमेंट को ही हैड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर इट्स ऑफिशियल्स। तो उस गवर्नमेंट के पास ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनके ऑफिशियल्स के ऊपर। ठीक है, मतलब जो दिल्ली गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर ऑफिशियल्स होते हैं ना, मतलब देखो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उसके अंडर जो काम करते हैं उस डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेने होते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, उनके सैलरीज से रिलेटेड हो, चाहे उनके ट्रांसफ़र्स के रिलेटेड हो, वो सारे के सारे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि वो सारे के सारे डिसीजंस जो भी दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्टेड है, मतलब जो जनता लेके आई है गवर्नमेंट को, वही गवर्नमेंट इन
ऑफिशियल्स के ऊपर जो भी डिसीजन लेंगे वो यही गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। तो ऐसा कहा गया था उस जजमेंट में, ठीक है। दिस मूव हैज़ सेट इन मोशन, तो कोई भी चीज़ सेट इन मोशन होती है मतलब वो चीज़ लाती है। तो ये जो मूव था, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, तो ये क्या लेके आ गई, एक न्यू लीगल बैटल, एक नया लीगल बैटल सा आ गया इस जजमेंट के बाद। द आम आदमी पार्टी AAP गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज़ डिसाइडेड टू चैलेंज द ऑर्डिनेंस। तो ये जो अब ये ऑर्डिनेंस कौन लेके आ गया, द सेंटर मतलब यहाँ पे जो बीजेपी है, तो बीजेपी अब की जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, तो वो बीजेपी एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई जिससे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चेंज हो गया, ओवरटर्न हो गया, मतलब पलट गया पूरी की पूरी तरीके से। तो अब ये आम आदमी पार्टी ने इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का डिसाइड किया कि हम इसे चैलेंज करेंगे, मतलब इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे हम लोग इस ऑर्डिनेंस को कि ये ऑर्डिनेंस सही नहीं है, इसे वापस ले लिया जाए, हम इसे कोर्ट पे इसके खिलाफ पिटिशन फाइल करेंगे। तो आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम ऐसे करेंगे। वाइल और साथ ही साथ वाइल यहाँ पे साइमल्टेनियस इसके लिए दिखा गया है, वाइल द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज़ मूव्ड द कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट। तो वहीं जहाँ पे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे ऑर्डिनेंस को, वहीं पे बीजेपी ने भी कहा है कि वो, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। तो जहाँ आम आदमी पार्टी ने डिसाइड किया है कि हम इस ऑर्डिनेंस को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहाँ ही बीजेपी ने कहा है कि हम भी कोर्ट को दरख्वास्त करेंगे कि आपने जो जजमेंट दिया है आप उसे रिव्यू करें, ठीक है। रिव्यू करना ही उसे फिर से कंसिडर करें, आपके जजमेंट को आप फिर से एक बार सोचें कि आपने क्या जजमेंट दिया है, बिकॉज हमारे हिसाब से वो सही नहीं है, तो आप इसे फिर से रिव्यू कीजिए एक बारी, ठीक है। ओके। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, तो ये एक एक्ट का नाम है, NCTD 1991 में ये क्रिएट किया गया था। तो क्रिएटेड अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो इस एक्ट के अंडर एक यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट हुआ था। And judicial interpretations have never been completely resolved the conflicts between the center and the elected government of the NCTD all these years. तो 1991 से जब से ये एक्ट क्रिएट हुआ था, तो इस एक्ट से एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्रिएट हो गया था, मतलब एक अलग तरीके से पॉलिटिक्स चलती थी दिल्ली में। तो इस एक्ट के बाद से ना जब भी जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है दिल्ली के जनता के द्वारा, और जो भी सेंटर में गवर्नमेंट रही है 1991 से, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है, ठीक है, रिगार्डिंग द पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट कहती है ये सारे पावर्स हमारे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं ये आपके अंडर नहीं आते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते। तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इतने सालों तक चलते ही आ रहे हैं, और इस एक्ट के बाद भी कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी इश्यूज़ हैं, तो ये सारे इश्यूज सॉल्व नहीं हो पाए हैं सेंटर और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में इतने सालों के बाद भी, ठीक है। द जजमेंट हेल्ड दैट, उस जजमेंट में कहा गया था कि यूनियन टेरिटरीज विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो मतलब जो हमने पढ़ा है ना, दो टाइप्स की यूनियन टेरिटरीज होती हैं, एक विदाउट लेजिस्लेचर, एक विथ लेजिस्लेचर, मतलब जिसमें उस स्टेट की विधानसभाएं नहीं होती हैं, और एक ऐसी यूनियन टेरिटरी होती है जिसमें यूनियन टेरिटरी हो के भी उस यूनियन टेरिटरी की विधानसभा होती है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली की है, ठीक है। हमने वैसे ही पढ़ा था कि लद्दाख जो भी न्यू यूनियन टेरिटरी क्रिएट हुई है उसकी भी एक विधानसभा होगी, जबकि जम्मू एंड कश्मीर की अलग से विधानसभा नहीं होगी, वो सेंटर ही उसे मैनेज करेगा, ठीक है। तो हमने दो कैटेगरीज़ के यूटीज़ देखे हैं, ठीक है, एक विथ लेजिस्लेचर होती है और दूसरी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब जो दिल्ली है ना वो विथ लेजिस्लेचर है, तो उसमें कहा गया था कि जो भी यूनियन टेरिटरीज जिसमें उनकी विधानसभा है ऑफ देयर ओन आर कंपैरेबल टू स्टेट्स, ठीक है, जैसे कि स्टेट्स की विधानसभाएं होती हैं वैसे ही अगर यूनियन टेरिटरी की भी विधानसभा है और उनके गवर्नमेंट एंड देयर गवर्नमेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स वुड एक्सटेंड टू ऑल मैटर्स ऑन विच दे आर अलाउड टू मेक लॉज। तो जैसे ही दूसरे स्टेट्स में भी उनकी विधानसभाएं होती हैं और उनके गवर्नमेंट के जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो वो सारा का सारा गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी उनके एम्प्लॉय से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो उस स्टेट की गवर्नमेंट ही लेती है ना। तो वैसे ही दिल्ली के केस में भी उसके द्वारा उनकी जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है जनता के द्वारा, तो दिल्ली के केस में भी वही लोग वही गवर्नमेंट ही सारे के सारे डिसीजंस लेगी, ऐसा कोर्ट ने कहा, ठीक है। इन दिल्लीज केस लॉ एंड ऑर्डर एंड द लैंड रिमेन्ड विद द सेंटर। पर देखो दिल्ली हमारी देश की कैपिटल है ना, तो
उस दिल्ली के स्टेट के फॉर्मेशन के टाइम पे एक ऐसा प्रोविज़न रखा गया था कि जो भी दिल्ली के लॉ के रिलेटेड आएगा, ठीक है, दिल्ली के लॉज के मतलब लॉ इन द सेंस जो पुलिस फोर्स रहेगी दिल्ली की, और जो लैंड के रिलेटेड रूल्स रहेंगे, जो ज़मीन के ऊपर रहेगा, ठीक है, लैंड रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे, ठीक है, मतलब जो पुलिस फोर्स होगी और जो लैंड के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होगा, ये दोनों डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। बिकॉज देखो, अगर हम पुलिस फोर्स को किसी गवर्नमेंट के दे देंगे तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, पर अगर वो सेंटर ही उसे मैनेज करेगी विद एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से, तो वो सेंटर अच्छे से मैनेज कर पाएगी। तो ये सोच के उनको पावर दिया गया था, ठीक है। और लैंड का भी पावर इसलिए दिया गया था, देखो दिल्ली में ना बहुत सारे एम्बेसीज होती हैं, ठीक है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे मैनेज करेगी तो सही से वो मैनेज कर पाएगी इन कंपैरिजन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है तो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एक स्टेट के हिसाब से करेगी वो मैनेज। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदारी देते हैं तो वो एक उस सोच को रख के करेगी कि हाँ, हमें इनको भी सिक्योरिटी देनी है, हमें इस लैंड को भी प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द पूरे नेशन के इमेज को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, अगर हमने इस ज़मीन को प्रोटेक्ट नहीं रखा, जो भी एम्बेसीज़ हैं, सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं दिल्ली में, कई सारे डिप्लोमेट्स, तो इंडिया के इमेज को ख़तरा हो सकता है। तो इसीलिए वो सही से मैनेज हो पाए, इसीलिए ये प्रोविज़न रखा गया था कि सेंटर को ये पावर दिया जाए कि वो पुलिस से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड एस्पेक्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करे, ठीक है। अनलाइक अदर स्टेट्स, अनलाइक मतलब दूसरे स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है, पर दिल्ली के केस में ऐसा होता है, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो पॉइंटेड आउट द एब्सेंस ऑफ लॉ ऑन सर्विसेज। कोर्ट ने ये भी पॉइंट किया कि जो लॉ है, सर्विसेज के ऊपर एक लॉ है, वो भी एब्सेंट है दिल्ली में, तो सर्विसेज के ऊपर कोई भी लॉ नहीं है दिल्ली में। एंड द लैक ऑफ ओवरसाइट बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओवर द ऑफिशियल्स अंडर द प्रेजेंट स्कीम। तो अभी जो प्रेजेंट स्कीम है, मतलब अब के तौर पे जैसे गवर्नमेंट रन होती है दिल्ली में, उस स्ट्रक्चर के अंदर लैक ऑफ ओवरसाइट है बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओवर द ऑफिशियल्स। मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, वो नहीं देखा जाता है। आज का जो दिल्ली का स्ट्रक्चर है ना, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल सही से काम कर रहे हैं नहीं, वो कोई नहीं देखता है। दिल्ली गवर्नमेंट के कोई भी मिनिस्टर्स, कोई भी नहीं देखते हैं, बिकॉज कोई भी उनके ऊपर ऐसा लॉ ही नहीं है, ठीक है, कि देखा जाए। बाकी दूसरे स्टेट्स में उनके उनके रूल्स होते हैं, लोकायुक्त होता है कि सही से ये लोग करप्शन ले रहे हैं क्या, या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर उनके हेड्स होते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। पर दिल्ली का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ना, वैसा कोई भी उसके स्ट्रक्चर में आज के दिन तक कोई भी नहीं है कि वो ऑफिशियल्स को देखे, ओवरसाइट करे, मतलब चेक करे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। द ऑर्डिनेंस परपोर्टेडली रिमूव्स द बेसिस ऑफ द जजमेंट बाय क्रिएटिंग द नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी। तो ये जो अब ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये ऊपर ऊपर से रिमूव कर देता है द बेसिस ऑफ द जजमेंट बाय क्रिएटिंग। तो ये जो कहा गया था ना जजमेंट में कि ये सर्विसेज जो हैं, मतलब जो काम करते हैं ऑफिशियल्स, उनके ऊपर कोई देखने वाला, कोई ओवरसाइट करने वाला नहीं है। तो इसीलिए बीजेपी ने क्या किया कि देखो, कोर्ट आपने ही कहा था ना कि जो ऑफिशियल्स हैं दिल्ली में उनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, तो हम एक ऑर्डिनेंस लाए हैं। और उस ऑर्डिनेंस में क्या किया गया था, एक कमेटी को गठन किया गया था, एक अथॉरिटी को गठन किया गया जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है ना, तो ये अथॉरिटी अब डिसाइड करेगी कि ऑफिशियल्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इन ऑफिशियल्स के रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट होगा, जो भी गवर्नमेंट, अब जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जो भी ऑफिशियल्स आएंगे, स्पेशली जो सिविल सर्वेंट्स होंगे, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, स्पेशली जो सिविल सर्वेंट्स होंगे, तो इनका अपॉइंटमेंट, इनके ट्रांसफ़र्स अब ये अथॉरिटी ही लेगी, ठीक है। मतलब ये अथॉरिटी एक तरीके से उनको हेड करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि कोई भी इनको ओवरसाइट करने वाला नहीं है, तो बीजेपी ने कहा कि देखो कोर्ट, आपने ही कहा था, अब ये हम ये पॉइंट को रिमूव करते हैं परपोर्टेटली। मतलब ऊपर ऊपर से तो लग रहा है कि हाँ, अभी ऑर्डिनेंस आ गया है, तो ये चीज़ जो थी कि इन्हें देखने वाला कोई नहीं है, अब ये पॉइंट रिमूव हो गया है,
ठीक है। तो अब ये कमेटी ही जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके रिलेटेड ये डिसीजंस लेगी, ठीक है। तो इस कमेटी में जो हेड होगा, जो मेन चेयरपर्सन होगा, वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो जो भी दिल्ली गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर होगा वो हेड रहेगा इस कमेटी का, विथ द चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बोथ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस कमेटी का जो चीफ सेक्रेटरी होगा और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, ये दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी, ठीक है। ओके, एज द मेंबर्स, ठीक है। और जो भी एज मेंबर्स, अब इस कमेटी के मेंबर कौन रहेंगे? एक चीफ मिनिस्टर रहेंगे मेंबर, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है। चीफ मिनिस्टर तो दिल्ली की गवर्नमेंट जो इलेक्ट होके आएगी वो डिसाइड होगा, ठीक है। मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो रहेंगे ही, और जो ये दो पोजीशंस रहेंगी एज अ मेंबर्स, ठीक है, इस कमेटी के शायद ये मेंबर्स होंगे, चीफ सेक्रेटरी और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट जब इलेक्ट होके आएगी वो तब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होंगे, और बाकी के ये जो दो होंगे ना, इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। जो भी सेंट्रल में गवर्नमेंट रहेगी वो इन दोनों को अपॉइंट करेगी, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्लेम्ड ऑल द पावर्स इट लॉस्ट इन द जजमेंट। तो पिछली जजमेंट में जैसे कि हमने पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो भी दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट रहेगी वही सारे डिसीजंस लेगी उसके ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। हमने पिछले साइड में पढ़ा था ना, है ना, यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था पावर ओवर इट्स ऑफिशियल्स। तो जो भी गवर्नमेंट रहेगी वही सारे पावर्स, जो वही सारे डिसीजंस लेगी उनके ऑफिशियल्स के ऊपर। तो अब इस ऑर्डिनेंस के बाद से क्या हो गया, ये अथॉरिटी ही सारे डिसीजंस लेगी उनके दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर। और इस अथॉरिटी में मेंबर्स कौन होंगे? ये रहेंगे चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर। और ये जो दो रहेंगे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही रहेगी। तो एक तरीके से क्या हो गया, जो कि सारे पावर्स सेंटर की तरफ से छीन ले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिए थे, अब वो सेंटर को एक तरीके से वापस मिल गए, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। द सेंटर इज़ वेल विद इन इट्स पावर टू ओवरटर्न अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट थ्रू लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से सही ही किया है कि जो भी उन्होंने ओवरटर्न किया है ये डिसीजन, ये बात गनीमत है कि वो एक ऑर्डिनेंस, एक कानून लेके आए हैं, उसके तहत ही उन्होंने चेंज किया है, ठीक है। ऐसे अपने मन मर्जी से नहीं किया है, सारी की सारी रजामंदी लेके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लेके एक कानून बनाया है, उसके हिसाब से ही उन्होंने किया है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है। वेदर द बेसिस ऑफ इंस्टेंट जजमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द ऑर्डिनेंस रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन। तो ये जो जजमेंट दी गई थी, क्या उस जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है, या फिर सच्ची में दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को सही से मैनेज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है? ये तो अभी एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। रिमेन्स एन ओपन क्वेश्चन मतलब अभी भी एक सवाल बना ही हुआ है कि आखिर क्यों लाया गया है, आखिर क्यों इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है। बट द मोर पर्टिनेंट इशू इज़ द पॉलिटिकल इंटेंट ऑफ द सेंटर्स मूव, ठीक है। वो तो हमें पता नहीं है कि आखिर ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया है, पर जो इम्पोर्टेंट, पर्टिनेंट इज़ इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है वो है पॉलिटिकल इंटेंट ऑफ द सेंटर्स मूव। तो जो पॉलिटिकली मंशा है, जो पॉलिटिकली इच्छा है सेंटर की कि हम ही दिल्ली गवर्नमेंट को भी, दिल्ली को भी हम ही कंट्रोल करें, तो उस इच्छा को साफ साफ दर्शाता है ये ऑर्डिनेंस, ठीक है। साफ साफ दिखता है कि सेंटर कितना डेस्परेट है दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। द सेंटर अंडर करंट बीजेपी डिस्पेंसेशन हैज़ बीन कन्फ्रंटेशनल रादर देन द कोऑपरेटिव विद स्टेट्स इन रिजॉल्विंग गवर्नेंस इशूज़, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंटर में अब बीजेपी है वो कैसी रही है, कन्फ्रंटेशनल मतलब वो भिड़ जाती है छोटे छोटे मुद्दों पे, ठीक है। छोटे छोटे मुद्दों पे वो सवाल उठाती है, रादर बिन कोऑपरेटिव, ठीक है। मतलब वो कोऑपरेटिव एक साथ दे के नहीं चलती है दिल्ली गवर्नमेंट का, बाकी हर एक मुद्दे पे वो हर एक मुद्दे पे ये जताते हैं, क्या हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके आती हैं, ठीक है। वो कोऑपरेट नहीं करती है दिल्ली की गवर्नमेंट से, ठीक है। इट हैज़ शोन लिटिल, देखो आप यहाँ पे लिटिल मैंने पर्पल में क्यों मार्क किया है, लिटिल मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। अ लिटिल होता तो मतलब कुछ तो होता, ठीक है। अ लिटिल का मतलब है थोड़ा, सिर्फ लिटिल अकेला आया है तो मतलब उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो ये दिखाता है कि
इट शोन लिटिल रिगार्ड, इट यहाँ पे किसके लिए लिखा है, ये सेंटर के लिए लिखा है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लिखा है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ भी रिगार्ड नहीं दिखाया है फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। रिगार्ड मतलब उसने सोचा ही नहीं है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई है ना जनता के द्वारा, उस गवर्नमेंट के बारे में सेंटर ने कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है, सारे के सारे पावर्स खुद ही रख लिए at lower levels while claiming for itself all the powers on the grounds of electoral majority। जबकि सेंटर देखो, अब वो सेंटर पे है, ठीक है, बीजेपी सेंटर में है, मतलब उसे मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं तभी तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर पाई है ना। तो उस मेजॉरिटी के बेसिस पे वो चाहती है कि हमें दिल्ली का भी पावर मिल जाए, ठीक है, वाइल क्लेमिंग इट सेल्फ ऑल पावर्स ऑन द ग्राउंड्स मतलब इस रीज़न के वजह से। तो वो क्या चाहती है कि हमें पूरे हमें जब मेजॉरिटी मिल रही है, हमने इस कंट्री के गवर्नमेंट को फॉर्म करने का पावर मिला है, तो क्यों हम दिल्ली के गवर्नमेंट को भी हम ही दिल्ली के एरिया को हम क्यों ना कंट्रोल करें, बिकॉज दिल्ली एक नेशनल टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी को तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, तो हम क्यों ना उसको कंट्रोल करें, ठीक है। दैट्स व्हाट बीजेपी का पॉइंट है, यूनियन टेरिटरी है तो हम क्यों कंट्रोल ना करें, ठीक है। दिल्ली बीइंग द नेशनल कैपिटल हैज़ टू मेंटेन अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर, ठीक है। अब जबकि दिल्ली एक हमारा नेशनल कैपिटल है तो उसको वो एक यूनिक मतलब अलग से एक अपना कैरेक्टर ये बनाए रखना होगा, ठीक है, जहाँ पे कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को है, कुछ पावर सेंटर को है, तो उसको ये बना के चलना ही होगा। इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू द एक्सीजेंसीज मतलब जो अर्जेंसी है ऑफ लोकल पॉलिटिक्स। तो ये जो पॉलिटिकल इशूज़ है ना, इसके ऊपर हमें छोड़ नहीं देना चाहिए कि हाँ ठीक है जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो करने दो, नहीं, दिल्ली एक अलग है, उसके अलग एरिया है, अलग रीजन है, उसके लिए अलग सा रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें चलना होगा। पॉलिटिक्स के ऊपर हमें छोड़ना नहीं है कि हाँ जैसा होगा देखा जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। इक्वली द वोटर्स ऑफ दिल्ली कैन नॉट बी डीफ्रेंचाइज्ड फॉर द एक्सट्रेनियस रीज़न। तो जो भी वोटर्स हैं दिल्ली के, उनको डीफ्रेंचाइज नहीं करा जा सकता है फॉर एक्सट्रानियसिस जो अनरिलेटेड इलॉजिकल से रीज़न है, ठीक है। एक तरीके से देखो, अब जब आप दिल्ली के गवर्नमेंट को कोई पावर्स ही नहीं दे रहे हो, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो जनता वहाँ की गवर्नमेंट को लेके आई है, आप उन्हें कुछ पावर्स ही नहीं दे रहे हो, तो उनके वोट का मतलब ही क्या हुआ। तो एक तरीके से आप उन्हें डिसफ्रेंचाइज ही कर रहे हो ना, उनके वोट के राइट को छीन रहे हो, ठीक है। वो गवर्नमेंट क्यों लाई है, दिल्ली की जनता क्यों अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लेके आई है, ताकि वो उनके लिए काम कर सके, उनके हिसाब से काम कर सके, पर आप उनको काम ही नहीं करने दे रहे हो, तो एक तरीके से आप दिल्ली के वोटर्स को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। द आयरनी इज़ दैट, आयरनी मतलब जो चीज़ होती है ना उसके बिल्कुल कोई चीज़ अपोजिट होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये तो आयरनी है। अब क्या चीज़ बिल्कुल अपोजिट है, आप इटसेल्फ हैज़ बीन अ वोटरी ऑफ सेंट्रलाइजेशन। जो आप है, आम आदमी पार्टी है ना, वो खुद ही एक वोटरी है, वोटरी मतलब कट्टर तरीके से सपोर्ट करता है सेंट्रलाइजेशन का, ठीक है। मतलब वो खुद ही कभी कभी बार कहता है कि हाँ जो भी यूनियन टेरेटरीज़ हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करना चाहिए, वो खुद ही कभी कभी कहता है, और अब खुद ही वो कह रहा है कि देखो हमें कोई पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं। दो इट कुड स्विंग टू प्रोवेंशनलिज्म टू सूट इट्स लीडर्स इन अ चेंज्ड सिचुएशन। मतलब आप ना एक तरीके से थाली का बैगन बन रहा है, एक समय पे आता है कि वो कहता है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि हाँ सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सब कुछ कनेक्ट करना चाहिए, और दूसरी तरफ इट कुड स्विंग टू मतलब वो एक पैर से एक छोर से दूसरे तरफ, एक छोर से दूसरे छोर पर चले जाना, वो फिर दूसरे छोर पे चले जाता है। स्विंग टू मतलब झूल के दूसरे छोर पे चले जाता है और कहता है कि प्रोवेंशनलिज्म तो अपने एरिया को ही सपोर्ट करना, पूरी की पूरी बाकी कंट्री गई भाड़ में, तो खुद के एरिया के बेनिफिट के लिए फिर वो कहता है कि नहीं नहीं देखो हमें कोई पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे पावर्स छीन लिए जा रहे हैं, ठीक है, हमारा बेनिफिट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। मतलब यही कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। थाली का बैंगन मैंने क्यों कहा, तो वही आम आदमी पार्टी कभी कहती है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, कभी कहती है कि नहीं हमें पावर्स मिलने चाहिए, सेंटर को पावर्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। मतलब दोगलापन दिखाती है आम आदमी पार्टी, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, ठीक है। द आप गवर्नमेंट हैज़ रिसॉर्टेड टू
प्रोविंशियलिस्टिक रिहॉर्ट्रिक इन द पास्ट, मतलब जो आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, रिस्टोर्ट टू मतलब उन्होंने यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था, प्रोविंशियलिस्टिक रिहॉर्ट्रिक इन द पास्ट। तो पास्ट में उन्होंने ऐसी बातें कही थी, प्रोविंशियलिस्ट से रिलेटेड बातें कही थी। प्रोविंशियलिस्ट मतलब खुद के रीजन के बारे में ही उन्होंने बात की थी, बाकी कंट्री गई भाड़ में, सिर्फ अपने दिल्ली का डेवलपमेंट के बारे में ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि जिसमें सिर्फ दिल्ली का फ़ायदा हो रहा हो, पूरे कंट्री का नुकसान हो रहा हो। क्या थी वो बात? ऑल्सो गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ क्वेश्चनिंग द राइट्स ऑफ द पीपल फ्रॉम अदर स्टेट्स टू एक्सेस हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन द नेशनल कैपिटल। तो उन्होंने क्या ऐसी बात कही थी, कुछ साल पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, दिल्ली गवर्नमेंट, आप आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने सवाल उठाए थे कि जो भी दूसरे स्टेट के लोग आ रहे हैं, हम क्यों उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दें भाई, और हम क्यों उन्हें एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दें नेशनल कैपिटल में। ठीक है, हमारे दिल्ली में आके दूसरे स्टेट्स के लोग रह रहे हैं, तो वो हम क्यों दें भाई। हमारी कंट्री इंडिया एक है ना, हम जहाँ चाहे हम वहाँ पे रह सकते हैं, और जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दें, एजुकेशन दें, और अच्छा खाना प्रोवाइड करें, लिविंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, जैसे वो दूसरे सिटीजन्स को देते हैं, वैसे ही दूसरे स्टेट से आए तो क्या हो गया, हम इंडियन सिटीज़न है ना। इंडिया क्या दिल्ली से अलग है? नहीं ना। तो आम आदमी पार्टी ने कुछ समय पहले ऐसी बातें कही थी कि हम क्यों दे दूसरे स्टेट्स के लोगों को अपने हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अपने एजुकेशन फैसिलिटीज़। देखो वो इस हद तक भी गए थे। ठीक है, मतलब अपने खुद के फ़ायदे के लिए वो इस हद तक भी गए थे। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अ चीयर लीडर ऑफ द स्टेट्स ब्रेजन मूव। ब्रेजन इज़ बोल्ड, चीयर लीडर मतलब सपोर्ट करना। चीयर लीडर्स होते हैं ना, मैच में हम देखते हैं जो सपोर्ट करती हैं, चेयर करते हैं लोग, हम उन्हें कहते हैं चेयर लीडर। तो वो सपोर्ट आम आदमी पार्टी ने सेंटर के बोल्ड मूव को सपोर्ट किया था। कौन सा था वो बोल्ड मूव? डिसमेंटल्ड द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। तो डिसमेंटल करना मतलब तोड़ना। तो जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के जो 2 यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया था। ठीक है, आर्टिकल आई थिंक कौन सा था वो, 370 आई थिंक, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, उसे निकाल के 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया था। एक था जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी, दूसरी टेरिटरी थी लद्दाख की। ठीक है, 2 टेरिटरीज़ में बांटा गया था। तो इस मूव को आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया था। एक तरीके से तो वो सपोर्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दूसरी तरफ कहता है कि दूसरी तरफ फिर उनकी बुराइयां भी करने लगता है आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि वो एक तरीके से थाली का बैगन बन रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म। डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। फेडरलिज्म इज़ जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ काम करते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है और जो फेडरलिज्म है आर थ्रेटन, इनको खतरा है किस चीज़ से? एन अनप्रिंसिपल्ड हंगर फॉर पावर। अनप्रिंसिपल्ड इज जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और जिनको भूख है पावर की। ठीक है, जिनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों से खतरा है डेमोक्रेसी को और फेडरलिज्म को। एंड आप इज़, और मतलब इन शॉर्ट आप से खतरा है। ठीक है, आम आदमी पार्टी डेमोक्रेसी को भी दाव पे रख देती है और फेडरलिज्म को भी एक तरीके से दाव पे लगा रही है। ठीक है, एक तरीके से तो वो क्वेश्चन करती है कि हम क्यों दे दूसरे लोगों को अपने स्टेट के फैसिलिटीज़, अपने स्टेट के जो भी सहूलियत हैं, स्कीम्स की फैसिलिटीज़ हैं, हम वो क्यों दूसरे स्टेट के लोगों को दें, हम सिर्फ दिल्ली के लोगों को देंगे। ठीक है, और कहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बुरी है ऐसी, मतलब एक तरफ से तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बुराई करती है, दूसरी तरफ से वो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे कहा गया कि आप इज़ बोथ विलन एंड विक्टिम। ठीक है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पे विलन भी कहा गया है कि वो खुद ही सारे फसाद की जड़ है और उसके वजह से वो प्रॉब्लम में भी खुद ही आ गया है अब इस वक्त पे। ठीक है, सो एनालिटिकल विल बी द टोन। पूरा का पूरा एनालाइज किया गया है, कैसा जजमेंट आया, अब की क्या सिचुएशन है, कैसे आम आदमी पार्टी सारे चीज़ों को करता है, कैसे वो विलन है, कैसे वो विक्टिम है, तो पूरा एनालाइज किया गया है। सो एनालिटिकल इज़ द टोन। ठीक है, नाउ इज़ द वोकैबुलरी टेस्ट फॉर यू गाइस। आपको इन सारे वर्ड्स के मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखने हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे इन सारे वर्ड्स का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऐसे का टॉपिक, आपको इस पे एक ऐसे लिखना है, राइट एन ऐसे ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों एक साथ काम करना चाहिए। उसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है, आपको एक ऐसे लिखना है, सॉरी। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। होप यू हैव लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू
हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ अदर्स, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन पे भी प्रेस करना ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, ठीक है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।